अच्छी किताबें भाषा की सीमाओं को तोड़ देती हैं। अच्छा अनुवाद दुनिया भर की भाषाओं में सृजित कृतियों को उन पाठकों तक पहुंचाता है जो अपनी भाषा में किसी विश्व स्तरीय कृति को पढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे के टॉप 10 श्रृंखला को। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 2025 की इस श्रृंखला में आज बारी है अनुवाद की पुस्तकों की। किन श्रेष्ठ अनुदित पुस्तकों ने साहित्य को, भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, एक से दूसरी भाषाओं को समृद्ध किया, मैं उनकी जानकारी आपको दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, यह श्रृंखला 22 दिसंबर से आरंभ हुई थी और 31 दिसंबर तक चलेगी। इस सूची में हम 10 बेहतरीन पुस्तकों की जानकारी आपको देते हैं। ये किसी भी रूप में कोई रैंकिंग या क्रमवार सूची नहीं है, बल्कि सभी की सभी 10 पुस्तकें श्रेष्ठ हैं। तो चलिए जानते हैं कि वर्ष 2025 में किन श्रेष्ठ अनुदित पुस्तकों ने साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। पहली पुस्तक जिसने इस सूची में अपना नाम दर्ज किया, उसका नाम है रस्किन बॉन्ड अपनी धुन में। यह पुस्तक पिछले 7 दशकों से बड़े छोटे शहरों, गांव और कस्बों में आबाद उन बेशुमार हर उम्र के पढ़ने वाले पाठकों को आकर्षित करती है जो रस्किन बॉन्ड की लेखनी के प्रिय रहे हैं या जिन्होंने रस्किन बॉन्ड के किताबों को अपना साथी बनाया। बॉन्ड की यह आत्मकथा बताती है कि उन्होंने अपनी कहानियां और किस्से कहां से उठाए थे। एक पुरअसर सपने से शुरू करके बॉन्ड अरब सागर के किनारे बसे जामनगर में अपने खुशनुमा बचपन, जहां उन्होंने पहली कविता लिखी थी, 1940 के दशक की दिल्ली, जहां हुए तजुर्बे ने उन्हें अपनी पहली कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया था। उस खुशनुमा दौर को याद करते हैं जहां उनके लेखन को एक दृष्टि मिली, लेकिन इसके साथ दुख भी शामिल था। उनके माता पिता का अलगाव और पिता की आकस्मिक मृत्यु। इसके बाद इस आत्मकथा में शिमला का बोर्डिंग स्कूल, देहरादून में सर्दियों की छुट्टियां, अकेलेपन से उबरने की उनकी कोशिश, लंदन में, इंग्लैंड में 4 मुश्किल भरे दिन, बॉन्ड का एकाकीपन और दिल टूटने की कहानियां भी। आप जानते हैं रस्किन बॉन्ड की लेखन शैली इतना उम्दा है कि वह इस आत्मकथा को भी एक अनूठी कृति में परिवर्तित कर देते हैं। अंग्रेजी में लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी नाम से प्रकाशित इस कृति को हिंदी में प्रभात सिंह ने अनुदित किया है। इसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन ने किया है। रस्किन बॉन्ड साहब, प्रभात सिंह और राजकमल प्रकाशन को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की अनुदित पुस्तकों में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की अनुवाद श्रेणी की जो अगली पुस्तक है, उसका नाम है धरती का रोना। मूल ओडिया में इसके रचनाकार शांतनु कुमार आचार्य हैं। हिंदी अनुवाद सुजाता सिवन ने किया है। ओडिया का यह अनूठा उपन्यास विद्यालयों के राजनीतिक क्रीड़ा भूमि बन जाने और पीढ़ियों के बदलाव की, वैचारिक बदलाव की अनोखी गाथा कहता है। इस कालजयी उपन्यास में बहुप्रतिष्ठित रचनाकार ने जीव, अजीव, जल, स्थल, पहाड़, झरना, वृक्ष, लता और इन सब के बीच माटी और मनुष्य के संबंधों को
व्यवहार की कसौटी पर कसा है। वे संस्कृति, विज्ञान, आत्मा और ब्रह्म के विचार, चिंतन और मनुष्य के परस्पर संबंध में आने वाली दुविधा और बदलावों को भी अपने निजी अनुभवों से जीवंत कर देते हैं। यह आत्मचरितात्मक उपन्यास काल्पनिक और यथार्थ चरित्रों के माध्यम से ओडिशा के बहाने पूरे देश के समक्ष उपस्थित इस विशद प्रश्न को परखता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो एक उत्कटवादी, भोगवादी, व्यक्तिवादी मानसिकता वाला समाज हमने बना दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि स्वाधीनता पूर्व का भारतीय बोध, कर्तव्य बोध और आम जन के प्रति करुणा और श्रद्धा की भावना, मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम, वह निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ गया। ओडिया में धरित्रीर कांदा नाम से प्रकाशित इस कृति को बेहद सरस ढंग से अनुदित करने के लिए अनुवादक सुजाता श्रीवेन और प्रकाशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है चार्ली चैपलिन, मेरी आत्मकथा। अंग्रेजी में इसे चार्ली चैपलिन और डेविड रॉबिन्सन ने लिखा था। हिंदी अनुवाद किया है सूरज प्रकाश ने। दुनिया भर में लिटिल ट्रैम्प के नाम से मशहूर चार्ली चैपलिन ने अपने अभिनय और उपस्थिति से लंबे समय तक न केवल दुनिया भर के लोगों को हंसाया, बल्कि आज भी जब उनकी फिल्में आती हैं तो बच्चे हों या बूढ़े उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह आत्मकथा उस नायाब और मुश्किल शख्स के बारे में बताती है जिसने अपने बचपन में घर के सामने सजे धजे अभिनेताओं और सितारों को आते जाते देखा था। बचपन में ही उसके मन में हो गया कि मैं आगे चलकर अभिनेता बनूंगा। लेकिन दक्षिणी लंदन की झुग्गियों में घोर गरीबी में बीते बचपन, माता पिता के तनावपूर्ण संबंध, म्यूजिक हॉल के मंच पर अभिनय की पहली कोशिश, अमेरिका में मिली शानदार सफलता और अपने काम पर नियंत्रण बनाए रखने के संघर्ष ने इस कलाकार को क्या कुछ सौंपा, वह इस आत्मकथा में बेहद मार्मिक और रोचक ढंग से सामने आता है। इसमें चार्ली चैपलिन के असफल विवाहों का संताप, उसका दुख, वामपंथी राजनीति और व्यक्तिगत आरोपों के चलते हॉलीवुड से उनका निर्वासन तो दृष्टिगत होता ही है। बर्नार्ड शॉ, आइंस्टीन और गांधी जी जैसे महान नेताओं से हुई उनकी मुलाकातों का संस्मरण भी सामने आता है। यह पुस्तक अंग्रेजी में चार्ली चैपलिन माई ऑटोबायोग्राफी नाम से प्रकाशित है, जिसका बेहद उम्दा अनुवाद सूरज प्रकाश ने किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन ने किया है। राजकमल प्रकाशन और अनुवादक सूरज प्रकाश को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के अनुवाद श्रृंखला में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के अनुवाद श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है जुगलबंदी। मूल अंग्रेजी से कविताओं का चयन एवं अनुवाद रेखा सेठी ने किया है। वे कहती हैं कि जिस तरह से संगीत में जुगलबंदी का जादू सिर चढ़कर बोलता है, उसी तरह से अनुवादक और लेखक का रिश्ता भी है। अगर इन दोनों के बीच जुगलबंदी हो जाए तो रस कुछ अलग ढंग से छलकता है। उनका कहना है कि यहाँ मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा भी है और एक जुगलबंदी भी है। उनका कहना है कि चूंकि दोनों रचनाएं, मूल रचना और अनुदित रचना, स्वतंत्र सर्जनात्मक कृतियां हैं, इसलिए साहित्य जगत में इनकी अपनी भूमिका है। इस पुस्तक में वे अंग्रेजी की 18 कवयित्रियों का परिचय और उनकी कविताएं, चुनिंदा कविताएं रखती हैं, जिसका चयन उन्होंने किया है। जिन लेखकों की कविताएं इसमें शामिल हैं उनमें अनीता नाहल, अरुंधति सुब्रमण्यम, उषा अकेला, के श्रीलता, गायत्री मजुमदार,
तिशानी दोषी, नबीना दास, प्रिया सरुक्कई छाब्रिया, वसुंधरा राय, ममंग दई, माला श्रीलाल, मीना कंदसामी, मेनका शिवदासानी, राधा चक्रवर्ती, लक्ष्मी कड़न, विनीता अग्रवाल, संजुक्ता दास गुप्ता और सुकृता शामिल हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है। प्रकाशक वाणी प्रकाशन, अनुवादक रेखा सेठी और इस संकलन में शामिल सभी कवयित्रियों को, जो अंग्रेजी की जानी मानी कवयित्रियां हैं, बहुत बहुत बधाई। साहित्य तक बुक कैफे के टॉप 10 में उनकी कृतियों को स्थान बनाने के लिए। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के अनुवाद श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है जब औरत सोचती है। मूल अंग्रेजी में इस पुस्तक को मे मस्क ने लिखा है, हिंदी अनुवाद किया है यूनुस खान ने। मे मस्क एक फैशनेबल, आकर्षक, धनवान, सुपर मॉडल और पब्लिक स्पीकर हैं। वे दुनिया के सबसे ताकतवर अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क की मां हैं। लेकिन मे मस्क का जीवन हमेशा से इतना आसान और ग्लैमरस नहीं था। मात्र 31 वर्ष की उम्र में वे एकल मां बन गई। घनघोर गरीबी में उन्होंने 3 बच्चों का पालन पोषण किया। प्लस साइज मॉडल के रूप में उन्होंने अपने वजन को कम करने की संघर्षों से एक तरह से मुकाबला किया। मॉडलिंग उद्योग में जो कमसीनवाद है, यानी कम उम्र की लड़कियों से जो मुकाबला है, वे उससे भी जूझती रही। इस बीच 3 मुल्कों और 2 महाद्वीपों के 8 शहरों में काम करते हुए उन्होंने एक इज्जतदार आहार विशेषज्ञ के रूप में अपना शानदार अस्थायी करियर बनाया। यह आत्मकथा उनके अदम्य साहस और व्यावहारिकता की वह कहानी कहती है जो किसी भी स्त्री को उसके करियर, परिवार, स्वास्थ्य, एडवेंचर और जीवन के अन्य पहलुओं पर व्यावहारिक ज्ञान देती है। अंग्रेजी में यह पुस्तक अ वुमेन मेक्स अ प्लान नाम से प्रकाशित है, जिसका बेहद उम्दा अनुवाद यूनुस खान ने किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। यूनुस खान, राजकमल प्रकाशन और मे मस्क को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की इस सूची में स्थान बनाने के लिए। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के अनुवाद श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है एक ऐलानिया मौत का किस्सा। मूल स्पेनिश में गैब्रियल गार्सिया मार्केस की यह उपन्यास हिंदी में मनीषा तनेजा द्वारा अनुदित होकर प्रकाशित हुआ है। एक कत्ल होना है, मामला ऑनर किलिंग का है। जिन 2 युवाओं पर ऑनर को वापस लौटाने की जिम्मेदारी आती है, वे पूरे शहर में इस बात का ऐलान करते हुए घूमते हैं कि मैं इस आदमी का कत्ल कर दूंगा। हुआ दरअसल यह था कि एक नवविवाहिता आंखेला विकारियो और बियार्डो सान जब रात में अकेले रह जाते हैं तो बियार्डो को पता चलता है कि उसकी पत्नी वर्जिन नहीं है। उसे पत्नी से नाराजगी होती है और वह उसे घर से निकाल देता है, उसके घर मायके वापस छोड़ आता है। अपमान से भरी आंखेला की माँ बेटी को बुरी तरह से पीटती है और जब उसके भाई पूछते हैं कि वह कौन था जिसने यह किया, तो वह जिस शख्स का नाम लेती है उसका नाम होता है सांतियागो नासार। सांतियागो जब सुबह उठता है तब उसे इस बात का ज्ञान भी नहीं होता है कि आज उसकी हत्या हो जाएगी। उसके अलावा पूरे शहर वालों को यह पता होता है कि इस व्यक्ति की हत्या होगी। सामान्य तौर पर गाब्रियल की किताबें हिंदी में अंग्रेजी से अनुदित होती हैं, लेकिन मनीषा तनेजा को इस बात के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने मूल स्पेनिश से इस कृति को बेहद सरस, पठनीय और उम्दा ढंग से अनुदित कर हिंदी पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। मनीषा तनेजा और राजकमल प्रकाशन समूह को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10
के अनुवाद श्रृंखला की अगली पुस्तक है द डेड फिश। मूल रूप से हिंदी में राजकमल चौधरी द्वारा लिखी इस कृति का अंग्रेजी अनुवाद महुआ सेन ने किया। मछली मरी हुई 20वीं शताब्दी के कलकत्ता पर आधारित एक ऐसा उपन्यास है जिसने प्रकाशित होते ही हिंदी जगत में धूम मचा दी थी। निर्मल पद्मावत नाम का एक क्रूर व्यवसायी होता है जिसकी निजी जीवन की उथल पुथल की कहानी के बहाने कोलकाता के अभिजात्य वर्ग के अंदर समलैंगिकता का जो प्रभाव था उसको राजकमल चौधरी बहुत बेबाक ढंग से उजागर करते हैं। इस उपन्यास का नायक इतना निर्मम और क्रूर है कि उसकी तुलना गायथो के मेफिस्टो, शेक्सपियर के ओथेलो और ब्रोंटे के हिथक्लिफ से की जाती है। यह निर्मल पद्मावत जो शिरीन और प्रिया नामक दो क्वीर और अपनी प्रेमिका कल्याणी के साथ जटिल रिश्तों में उलझा होता है, वह एक दिन कल्याणी की बेटी प्रिया के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। लेखक जिस ढंग से समलैंगिकता को सामने रखते हैं और सामाजिक ताने बाने में संघर्ष कर रहे मनुष्यों की गाथा लिखते हैं, वह अपने आप में इस पुस्तक को कालजयी बनाती है। इसका बेहद उम्दा और संभवतः पहला अंग्रेजी अनुवाद महुआ सेन ने किया है। ऐसे समय में जब समलैंगिकता एक बड़ा विषय है, तब मछली मरी हुई जो रूपक के तौर पर इस उपन्यास में प्रयुक्त होती है, उसका अंग्रेजी अनुवाद द डेड फिश के रूप में करने के लिए महुआ सेन को और प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस को बहुत बहुत बधाई। इस सूची में आने के लिए उनका साधुवाद और उन्हें शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के अनुवाद श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है अघोर एक नई चादर। मूल रूप से अंग्रेजी में इसे बाबा हरिहर राम ने लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद विमल कुमार तिवारी ने किया है। भारत के चर्चित अघोर संतों में एक अघोरेश्वर भगवान राम का जीवन अनुकरणीय आदर्शों से परिपूर्ण है। वे करुणा के आदर्श से भरे हुए थे और जिन लोगों ने उनके जीवन काल में उनसे मुलाकात की, उन्होंने सभी के जीवन को बदल दिया। जो लोग भी उनके संपर्क में आए, उनके संपर्क में आने वालों में कुष्ठ रोगियों से लेकर बड़े राजघरानों के राजकुमार और बड़े बड़े राजनेता भी शामिल थे। उनमें से कई लोग आज भी उनके पद चिन्हों का अनुकरण कर रहे हैं। भगवान राम 7 वर्ष की उम्र में भक्तिपूर्ण जीवन को अपना लिया था उन्होंने, और अघोर सिद्धों की रहस्यमयी वंशावली के प्रमुख के रूप में वे चुने गए। ऐसा घोर सिद्धांत जिसका प्रारंभ उषा काल से ही हो चुका था। यह पुस्तक उत्तरी कैलिफोर्निया के सोनोमा आश्रम में रह रहे उनके शिष्य बाबा हरिहर राम, जिन्होंने उनकी प्रेरणा से पश्चिम में अघोर संप्रदाय को पहुंचाने की कोशिश की है, उनके द्वारा अपने गुरु को दी गई ऐसी श्रद्धांजलि है जिसमें उनकी स्मृतियां, उनका जीवन, उनके संस्मरण और उनका प्रेम सब कुछ शामिल है। अंग्रेजी में यह पुस्तक ओएसिस ऑफ स्टिलनेस, द लाइफ एंड विजडम ऑफ अघोरेश्वर भगवान राम जी, अ मॉडर्न डे संत के नाम से प्रकाशित हुई है। इसका बेहद सरस और उम्दा अनुवाद हिंदी में विमल कुमार तिवारी ने किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक सोनोमा आश्रम कैलिफोर्निया, अघोर फाउंडेशन वाराणसी और यूनिवर्सल बुक कंपनी है। प्रकाशकों को और अनुवादक विमल कुमार तिवारी को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की इस सूची में जगह बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के अनुवाद श्रृंखला की अगली पुस्तक है लाइन पार। मूल अंग्रेजी में इस पुस्तक को लुक लेरुथ और जॉन द्रेज ने लिखा है। हिंदी अनुवाद इसका अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है। इस उपन्यास का नायक अनिल सिंह लंदन में रहता है, पेशे से बैंकर है। उसकी एक महिला मित्र है जिसका नाम है पैट। ये लंबे समय से भारत जाने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। अचानक एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि उनके चाचा की मौत हो गई। अनिल सिंह के भारत स्थित पालनपुर गांव में उनके चाचा रहते थे। जब वो भारत आते हैं अपनी संपत्ति का निस्तारण करने, जिसके वो इकलौते वारिस होते हैं,
तो यहाँ पता चलता है कि उनके चाचा की हत्या हुई थी। और जब अनिल यहाँ पर होते हैं तब वे भारत में जो दलित, सवर्ण, गरीबी, लाल फीताशाही, राजनीतिक भ्रष्टाचार, जलनखोरी, लैंगिक भेदभाव, सत्ता संघर्ष है, इन सब से दो चार होते हैं। इसी आधार पर यह कथानक बुना गया है। भारत के 100 साल के ग्रामीण जीवन की यह व्यथा कथा अपने यथार्थवाद और तीखी सच्चाई के लिए भी जानी जाती है। अंग्रेजी में यह पुस्तक रंबल इन अ विलेज के नाम से प्रकाशित हुई थी। हिंदी में उम्दा अनुवाद अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। राजकमल प्रकाशन और अभिषेक श्रीवास्तव को, साथ ही साथ जयंद्रेज को भी बहुत बहुत बधाई, लुकलेरुत को शुभकामनाएं इसके लेखकों को कि वे साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में स्थान बनाने में सफल रहे। और साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के अनुवाद श्रेणी की जो आखिरी पुस्तक है उसका नाम है जमशेद जी टाटा, कॉरपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख। अंग्रेजी में इस लेखक को आर गोपालकृष्णन और हरीश भट्ट ने लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर संजीव मिश्र ने किया है। बताने की जरूरत नहीं कि जमशेद जी टाटा आधुनिक भारतीय उद्योग के जनक थे। वे देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रमुख उत्प्रेरक रहे हैं। एम्प्रेस मिल से लेकर आयरन एंड स्टील प्लांट तक, भारतीय विज्ञान संस्थान से लेकर ताजमहल होटल तक, जमशेद जी टाटा के विजन ने भारत को ऊंचा स्थान दिलाया है। इस पुस्तक के लेखक ने उन उद्यमशील सिद्धांतों के बारे में बातें की है जिसके पीछे जमशेद जी टाटा और उनके उत्तराधिकारियों का योगदान था। यह पुस्तक टाटा समूह के औद्योगिक, उदार और प्रतिबद्ध मूल्यों के बारे में बताती है जो आज संस्थागत रूप ले चुके हैं। यह पुस्तक यह भी बताती है कि ऐसी क्या वजह थी कि दशकों बाद, शतक भर बीत जाने के बाद भी टाटा समूह ने उन मूल्यों को संरक्षित कर रखा है। यह पुस्तक टाटा समूह के प्रतिष्ठित नेताओं के बारे में रोचक, उनके वास्तविक जीवन की कहानियों और टाटा टी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, तनिष्क की शुरुआती और उनके संचालन के किस्सों को भी बेहद अनूठे ढंग से बताती है। अंग्रेजी में यह पुस्तक जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉरपोरेट सक्सेस नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसका हिंदी में बेहद उम्दा अनुवाद डॉक्टर संजीव मिश्र ने किया है। आर गोपालकृष्णन, हरीश भट्ट, डॉक्टर संजीव मिश्र और प्रकाशक पेंगुइन स्वदेश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के वर्ष 2025 के अनुवाद श्रेणी की इस सूची में जगह बनाने के लिए। इस सूची के और इस पुस्तक यात्रा के जो बुक कैफे एक दिन एक किताब कार्यक्रम में लेकर आपके पास आता है, उसके सबसे सबल स्तंभ हमारे दर्शक हैं। वे पाठक हैं जो पुस्तकें खरीदते हैं, पढ़ते हैं। पुस्तक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आपका प्रेम आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ष 2026 में हम इसी तरह से इस यात्रा को जारी रखेंगे। आप बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम को देखते रहेंगे, पुस्तकें खरीदते रहेंगे। कल इसी समय मैं बुक कैफे टॉप 10 की अगली सूची के साथ उपस्थित होऊंगा। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।